हेलो स्टूडेंट, यानी कि अब तक हमने लैंगिक जनन की लैंगिक पूर्व प्रवस्था पढ़ ली है, निषेचन प्रवस्था पढ़ ली है ना, निषेचन पूर्व प्रवस्था, निषेचन पढ़ ली है। अब जब निषेचन हो चुका है, इसके बाद कौन सी प्रवस्था आ जाएगी? निषेचन पश्य प्रवस्था। अब निषेचन पश्य प्रवस्था में क्या क्या होगा? युग्मकों का संलयन हो गया है, इसके बाद जो जितनी भी क्रिया होने वाली है एक पादप के अंदर, वो सारी की सारी क्या किसके अंतर्गत आ जाएगी? निषेचन पश्य संरचना के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर इतनी बात? ठीक है, इसीलिए आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपका बेस क्लियर हुआ, आपके दिमाग में स्टेप पता चल गए कि क्या क्या होने वाला है। अब आगे आप मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी सेम ऐसे ही है, यही 3 स्टेप में आपने पूरे चैप्टर को खत्म कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो डरने की बात ही नहीं है, ये पहले के चैप्टर बहुत अच्छे हैं। चलिए यहां पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ भ्रूणपोष के बारे में, है ना। हमने देखा मादा संरचना थी हमारी, क्लियर थी। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या है? बीजांड था। ठीक है, बीजांड मैंने अभी ये वाला उल्टा बीजांड बना दिया, आपका सीधा बीजांड बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि चलाजा के साइड 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती है, ये बात क्लियर है। यहाँ पर कौन होती है? सहायक कोशिका होती है, और यहाँ पर क्या होती है? आपकी अंड कोशिका होती है। ठीक है, जो आपका परागकण होता है, इसमें एक क्या होगी? कायिक कोशिका होती है, और एक क्या होगी? जनन कोशिका होगी। कायिक कोशिका ने क्या करा? यहाँ पर पराग नली का निर्माण करा, और ये पराग नली कहाँ? बीजांड द्वार से अंदर की ओर क्या होगी? प्रवेश कर रही है। किसकी सहायता से? सहायक कोशिका की सहायता से। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो जनन कोशिका थी, ठीक है, कौन सी कोशिका थी? जनन कोशिका थी, उसमें भी क्या हुआ है? समसूत्री विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक का निर्माण हो रहा था, ये बात सभी को क्लियर है। ठीक है, अब एक नर युग्मक ने किसके साथ संलयित हुआ था? एक नर युग्मक हमारी अंड कोशिका के साथ संलयित होता है, और यहां से वो किसका निर्माण करेगा? युग्मनज का निर्माण करेगा, यानी कि इसको हम जाइगोट कहेंगे। ठीक है, ये हमारे जाइगोट का निर्माण हो गया। दूसरे नर युग्मक ने, ये एक द्विगुणित संरचना है, दूसरे नर युग्मक ने मध्य में स्थित जो भ्रूण कोशिका थी, है ना, उस भ्रूण कोशिका के साथ वो संलयित हुआ, और उसने किसका निर्माण करा? प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का। ठीक है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का निर्माण कर दिया। इतनी बात क्लियर थी। ठीक है, जो कि कैसी संरचना थी? एक त्रिगुणित संरचना थी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि अब निषेचन हो गया है, ये दोहरा निषेचन हो चुका है यहाँ पर। ठीक, इतनी बात, ये सब निषेचन के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ इसके बाद ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, ये सब के सब किस में आ जाएगा? निषेचन पश्य घटना में आएगा। ये जो युग्मनज है, इसमें क्या चेंजेस होने वाले, ये किस में चेंज होगा? ये सब का सब किस में आ जाएगा? हमारे निषेचन पश्य घटना में आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष में क्या होने वाला है। ठीक है, क्या क्या इसमें परिवर्तन दिखेंगे। आपको पता है कि ये युग्मनज जो संरचना है, इस युग्मनज में जब विभाजन होगा तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। अब भ्रूण का निर्माण तो हो गया है, लेकिन ये भ्रूण आगे चल करके, इसको आगे संतति में परिवर्तित होना है। इस भ्रूण के विकास के लिए कुछ ना कुछ पोषण की आवश्यकता होगी, सभी को क्लियर है। ठीक है, तो अब ये पोषण कहां से ग्रहण करेगा, है ना? तो पोषण कहां से ग्रहण करता है? वो इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा। भ्रूणपोष नाम आपको दिख रहा है, पोष यानी कि पोषक, यानी कि ये एक तरीके का क्या है? पोषक पदार्थ है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, इनकी मात्रा अत्यधिक प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये भ्रूण हमारा विकास कर पाता है। इतनी बात क्लियर है? तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम। निषेचन पश्य संरचना की बात कर रहे हैं। दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर के बीज में, ये जो बीजांड होगा वो बीज में परिवर्तित होगा। ठीक है, अंडा से फल के रूप में विकसित होता है। ये सभी घटनाएं इसमें किस में आ जाएंगी? निषेचन पश्य घटना में आ जाती है। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। पहले हम भ्रूणपोष की बात करेंगे, आखिर भ्रूणपोष में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए भ्रूणपोष की बात करते हैं। भ्रूणपोष के अगर प्रकार की बात करेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष में हम देखते हैं
ठीक है, एंडोस्पर्म की हम बात करते हैं तो यहां पर भ्रूणपोष एक तरीके का क्या है, पोषक पदार्थ, पोषक कह सकते हैं, पोषक कोशिका या ऊतक होता है ये, ठीक है, पोषक ऊतक होता है जिसमें भरपूर मात्रा में पोषण की मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भ्रूणपोष का भी आगे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होंगे। इस आधार पर जो भ्रूणपोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैसा भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। एक क्या होता है, पहला जो होता है वो होगा केंद्रकीय, पहला भ्रूणपोष होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है, पहला ये होता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा, कोशिकीय भ्रूणपोष। देखो अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। आप सबको पता है कि जो भ्रूणपोष है वो किसके अंदर स्थित है, ये आपका क्या है, बीजांडकाय था, है ना। और बीजांडकाय के अंदर क्या है आपका, ये भ्रूणकोष की संरचना होती है। इसके अंदर क्या होगा, भ्रूणकोष प्रेजेंट है जो कि 7 कोशिकीय 8 केंद्रक वाली संरचना थी, है ना। ये क्या है, बीजांडकाय है, ये क्या है, बीजांडकाय है, ठीक है, ये बीजांडकाय है। इसके अंदर क्या है आपका, ये एक तरीके का यहाँ पर कौन सा, निषेचन के पश्चात ये त्रिगुणित संरचना जो बनी है, ये कौन सी संरचना, आपके भ्रूणपोष की संरचना है। किसकी संरचना है, भ्रूणपोष की संरचना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर कितने केंद्रक है, 3 केंद्रक है, ठीक है। जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है ना, इसमें क्या होगा, निषेचन के पश्चात केवल और केवल केंद्रक में ही विभाजन की क्रिया होती है। इसका जो ये कोशिका आपको नजर आ रही है, इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा, केवल किसमें विभाजन होगा, भ्रूणपोष के जो त्रिगुणित, जो वो 3 केंद्रक है उनमें ही विभाजन होता है, ठीक है। अब ये जो विभाजन होता है ये कैसे रूप में होगा, द्रव्य रूप में होता है। यहां पर किसका विभाजन होगा, केवल और केवल केंद्रक विभाजन की क्रिया होगी, ठीक है। और केंद्र विभाजन की क्रिया कैसे रूप में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, द्रव्य रूप में होती है। तो आपको जो भ्रूणपोष दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर किस तरीके का दिखाई देगा, यहाँ पर 3 केंद्रक है, इनमें जब कोशिका विभाजन होगा तो यहाँ पर ये केंद्रकों की संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना, केंद्रक विभाजन हो रहा है, लेकिन कोशिका द्रव में किसी भी प्रकार का विभाजन की क्रिया नहीं होती है। क्लियर इतनी बात। और ये जो विभाजन हो रहा है ये कैसा है, द्रव्य रूप में है। तो ऐसा जो विभाजन हो रहा है और ये जो भ्रूणपोष कहलाता है, इस भ्रूणपोष को, ये द्रव्य रूप में जो भ्रूणपोष उपस्थित है, इसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हम कैसे समझेंगे, आपने देखा होगा किसका एग्जाम्पल, हम देखते हैं जो नारियल का पानी होता है, ठीक है, नारियल का पानी की जब हम बात करते हैं तो वो जो पानी का निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो केंद्रीय भ्रूणपोष से हो रहा है। नारियल क्या है, एक बीजपत्री है ना, तो बाहर क्या है, बीज उपस्थित है, उसके अंदर जो पानी वाला भाग होगा उसमें क्या हो रखा है, केंद्रीय भ्रूणपोष, यानी कि उसमें केवल उसके केंद्र में जो भ्रूणपोष बना होगा जब उसकी संरचना में, तो केवल और केवल केंद्रक का विभाजन हुआ है, इसलिए मध्य में आपको केवल दिखता क्या है, पानी दिख रहा है। तो पानी जो होगा वो इसका एग्जाम्पल है केंद्रीय भ्रूणपोष का। क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब आ जाओ कोशिकीय भ्रूणपोष में। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, यहां पर जो बची, अब यहां पर देखो क्या बचा है, केंद्रीय, तो यहां पर चेंज हो गया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये केंद्रीय भ्रूणपोष है। नारियल के पानी की बात करें, लेकिन नारियल में गिरी भी तो होती है, गुदा वाला भाग भी तो होता है ना, मलाई वाला भाग, तो वो किसका विभाजन हुआ है, जब इस भ्रूणपोष में इसकी कोशिका का विभाजन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारा बीजांडकाय है, ठीक है। इसके अंदर आप सभी को पता है कि अभी अभी मैंने कहा कि जब केंद्रीय रूप में उसके केंद्रक का विभाजन हो गया तो ये तो क्या है, मध्य में पानी का रूप ले लिया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो कोशिका, अभी यहाँ पर क्या है, इसके केंद्रक में जब विभाजन हुआ तो ये केंद्र वाला
केंद्र में विभाजन हुआ है, केंद्रक में विभाजन हुआ है, तो केंद्रक या भ्रूणपोष जल वाला भाग आ गया है। ठीक है, अब इसकी कोशिका में विभाजन होता है। ठीक है, तो इसकी कोशिका में जब विभाजन होता है तो इसकी कोशिकाएं क्या होंगी, साइड साइड पर स्थित हो जाती है। ठीक है, एक कोशिका, दो कोशिका में 2 से 4, 4 से 8, और ये कोशिकाएं कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, साइड साइड में इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको जो नारियल में साइड साइड का पार्ट दिखाई देता है ना, वो सारा का सारा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका केंद्रक या भ्रूणपोष। समझ में आया आप सभी को? तो यहां पर आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, नारियल की गिरी, नारियल की गिरी बोलो, या उसको हम क्या कहेंगे, गुदा वाला भाग, है ना। तो आप सभी को पसंद भी होगा नारियल, पानी पीने के बाद इसकी जो मलाई खाते हो आप, तो वो आप किसको खा रहे हो, केंद्रक या भ्रूणपोष को। और अगर आप पानी पी रहे हो तो वो किसको पी रहे हो आप, केंद्रीय भ्रूणपोष को। अब आप सभी को जब भी आपको या तो कोई बीमार हो जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है कि आपको नारियल पानी पीना चाहिए, है ना। फिर आप लोगों को तो मलाई भी पसंद होती है, तो आप मलाई भी खाना चाहते हो। ठीक है, क्यों बोला गया है, किसी भी बीमार व्यक्ति को क्यों बोला गया है कि आपको नारियल पानी पीना है, क्यों, क्योंकि वो पोषक पदार्थों से भरपूर है। और मैंने क्या बताया है, ये जो भ्रूणपोष होता है ये क्या है, एक पोषक पदार्थ है, ये एक पोषक ऊतक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, पोषण प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है, जिसमें शेष रहेगा उसमें तो करेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। मैंने आपसे क्वेश्चन करा है भ्रूणकोष, और क्या बात करी है, भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है, भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है, ये बल्कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सभी को पता होगा, भ्रूणकोष जब हम पढ़ रहे थे तो ये मैंने आपको कब पढ़ाया था, हमने निषेचन से पहले भ्रूणकोष का निर्माण करा था जब हम गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को पढ़ रहे थे। तो एक गुरु बीजाणु आगे चल करके एक भ्रूणकोष का निर्माण करता है। भ्रूणकोष कैसा होता है, वो जो 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना बनी थी ना, वो कब बनी थी, निषेचन से पूर्व बनी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि भ्रूणकोष क्या होती है, निषेचन पूर्व प्रावस्था में बनता है। आ रहा दिमाग में, है ना। उसके बाद हमने जब भ्रूणपोष पढ़ा था, ये कब पढ़ा हमने, जब हमारी जो एक नर युग्मक था उसने संलयन करा था हमारी सेकेंडरी सेल से, है ना, ध्रुवीय कोशिका से जब संलयन हुआ था तब जाकर के ये जो भ्रूणपोष था इसका निर्माण हुआ था। यानी कि इसका निर्माण कब हुआ था, निषेचन पश्य अवस्था में। यानी कि ये किस में आ रहा है, निषेचन पश्य अवस्था में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ये बात क्लियर है, पहला अंतर तो ये हो गया। अब दूसरा अंतर क्या होता है, जब हम भ्रूणकोष को देखते हैं, भ्रूणकोष कैसी संरचना होती है, हम उसके अंदर देख रहे हैं कि उसमें क्या है, अलग अलग कोशिका है ना। वो कैसी संरचना है, 7 कोशिकीय संरचना है, और उसमें कितने केंद्रक प्रेजेंट है, 8 केंद्रक प्रेजेंट है। यही तो पढ़ा हमने, ऐसी तो संरचना है वो। जबकि जब हम भ्रूणकोष की बात करते हैं तो ये तो एक त्रिगुणित संरचना होती है ना, जब त्रिसंलयन होता है तो ये कैसी संरचना है, एक त्रिगुणित संरचना है। क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ पर एक और बात देखेंगे तो भ्रूणकोष में ही हमारी अंड कोशिका उपस्थित होती है, जो कि आगे चल करके युग्मनज का निर्माण करेगी और फिर आगे चल करके यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगी। ठीक है, जबकि भ्रूणकोष को हम देख रहे हैं, भ्रूणकोष क्या है, एक पोषक ऊतक का काम करता है। जब आप द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पर ये जो भ्रूणकोष होगा ना, ये क्या करता है, एक पोषक पदार्थ से भरपूर है। तो ये भ्रूण के विकास में, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है भ्रूणकोष के अंदर, उस भ्रूण को जो पोषण प्रदान करने का काम करेगा वो कौन करेगा, यही भ्रूणकोष करता है। क्लियर हो गया। अब आसानी से कर सकते हो अंतर, किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। समझ गए, आगे भी और अच्छे तरीके से हम देखेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। चलिए आगे चलेंगे, देखते हैं आगे क्या है। तो ये समझ में आ गया आप सभी को भ्रूणकोष के बारे में। देखो यहाँ पर दिया था मैंने, यहाँ पर भी लिख दिया, कोई बात। देखो क्लियर हो गया ये वाली बात कि भ्रूणकोष क्या, एक पोषक पदार्थ से भरपूर पदार्थ है, यहाँ पर ऊतक बोल सकते हो। और ये 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रिकीय और आपके कोशिकीय। केंद्रिकीय जब क्या हो रहा है, जब यहाँ पर क्या है, जो भ्रूणकोष है उसके केंद्रक में विभाजन हो रहा है, और वो जो विभाजन होता है
वो केंद्रक अंदर क्या होगा, बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होता है, बहुत सारे, 3 से 6, 6 से फिर 12, ऐसे ऐसे केंद्रकों का निर्माण हो रहा है। तो फिर ये क्या करेंगे, एक द्रव्य रूप संरचना में परिवर्तित होते हैं। ऐसा जो भ्रूणपोष होगा उसको हम केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नारियल का पानी। कोशिका में क्या है, केंद्रक के ऊपर, केंद्रक कोशिका के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, केंद्रक तो विभाजित हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोशिका जो विभाजन की क्रिया है, जो गिरी का निर्माण होता है, वो किससे हो रहा है, केंद्रकीय भ्रूणपोष से हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल में नारियल की गिरी आ जाएगी। क्लियर, ठीक। चलिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए देखो, यहीं पर बताया गया है, कुछ आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, उसको भी आगे चलते। देखिए क्या बोल रहा है, सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था, जो निषेचन के पश्चात तुरंत बना था। ये क्या था, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था। नामक क्या होगा, भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकीय न्यूक्लियर विभाजन से होता है ना। केंद्रक विभाजन हुआ था, हम केंद्रकीय भ्रूणपोष की बात करें तो उसमें क्या हुआ, केंद्रकीय विभाजन से गुजर कर क्या करेगा, मुक्त न्यूक्लियाई यानी कि केंद्रक के रूप में पैदा होता है। ठीक है, भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, या हम इसको केंद्रकीय भ्रूणपोष कह सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तो पहला प्रकार का भ्रूणपोष ये आ चुका है, ये पहला होगा। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष बोल सकते हो, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कह सकते हो, या आप फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति की रचना भी होगी। पानी का निर्माण हो गया, अब किनारे से क्या हो रही है, कोशिका भित्ति की रचना हो रही है, तो वो क्या है, भ्रूणपोष कोशिका बन जाता है। यानी कि कोशिकाकरण से पहले मुक्त जो न्यूक्लियाई होंगी उनकी संख्या में व्यापक भिन्नता होंगी। ठीक है, एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित होंगे, और कुछ नहीं भी तो बल्कि यह मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है, और इसके आसपास सफेद जो गूदा होगा वो क्या होगा, आपका कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पर आपकी क्या हो गई है, ये भ्रूणपोष की जो कथा थी वो खत्म हो चुकी है। समझ गए, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे चले, आगे देखते। तो भ्रूणपोष की यहाँ पर हमने देख लिया कि भ्रूणपोष के प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आ जाओ अगले टॉपिक में। अगला आपके पास दिया गया है भ्रूण के बारे में। ठीक है, भ्रूण के बारे में दिया गया है। अब भ्रूण की अगर बात करते हैं, हमने देख लिया कि हमारा भ्रूणपोष, हम देख चुके हैं कि भ्रूणपोष में या तो वो कोशिकीय भ्रूणपोष या तो वो केंद्रक भ्रूणपोष में रह जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारे किसकी, जो हमारे यहाँ पर कौन से, ये कौन सा साइड है आपका, मानाबाद, ये आपका बीजाणु द्वार वाला साइड है, बीजाणु द्वार वाला क्षेत्र है ना। इसके बाहर क्या है, ये इसकी अध्यावरण उपस्थित है, ये इसके अध्यावरण उपस्थित है। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है ये सहायक कोशिका है, ठीक, और यहां पर क्या है, ये आपकी क्या है, अंड कोशिका है। ये भ्रूणपोष का तो आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, ये भ्रूणपोष तो बन चुका है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। हम किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर जो हमारा एक जो नरयुग्मक आया था वो इस अंड कोशिका से संलयित हुआ, ये अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ, और यहां पर इसने किसका निर्माण करा, हमारे युग्मनज का निर्माण करा। ठीक है, युग्मनज का निर्माण करा। अब ये जो युग्मनज है ये कैसे करके आगे चल करके द्विबीजपत्री भ्रूण में परिवर्तित होगा, एक बीजपत्री भ्रूण में परिवर्तित होगा, इसकी हम विकास की क्रिया को क्या कहेंगे, भ्रूणोद्भव की क्रिया कहेंगे। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, इस युग्मनज में क्या होगा, विभाजन की क्रिया होगी। ठीक है, विभाजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये जो भ्रूण के निर्माण की क्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम, भ्रूण के विकास की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पास दो प्रकार के बीज होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री बीज और एक होता है द्विबीजपत्री बीज। ठीक है, तो उनके अंदर जो भ्रूण की संरचना होती है वो अलग अलग होती है, और उनके जो हम देखेंगे किस तरीके से बीज का निर्माण हो रहा है, द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण हो रहा है, वो भी अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो प्रकार की क्रिया को पढ़ोगे, क्या क्या, एक पढ़ोगे आप द्विबीजपत्री
भ्रूण की संरचना को, ठीक है, और दूसरी आप किसकी पढ़ोगे, एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना को, एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना को। सभी को क्लियर है? ये बात आपने पढ़ना है कि अब कैसे इनमें विकास की क्रिया होगी। क्लियर? चलिए अब हम भ्रूण के विकास की क्रिया को पढ़ते हैं कि आखिर ये जो भ्रूण होगा ये किस तरीके से द्विबीजपत्री भ्रूण में परिवर्तित होगा और किस तरीके से ये एक बीजपत्री अगर पादप होगा तो इसमें किस तरीके से एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका ये द्विबीजपत्री, आपको बहुत अच्छे से दिया गया है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास की क्रिया किस तरीके से होगी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लियर? चलिए इसके बारे में पढ़े चलेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़े से पॉइंट हम देख लेते हैं। देखो भ्रूण क्या होगा, भ्रूण कोश या पूटी के बीजांड द्वार सिरे पर विकसित होता है। अभी मैंने डायग्राम से बता दिया आपको, जहां पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूण कोश विकसित हो जाता है, यानी कि वो जो युग्मनज में विभाजन की क्रिया होगी वो तब होगी जब ये भ्रूण कोश विकसित हो चुका होगा। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाली लाइन यहाँ पर क्यों कही है कि पहले भ्रूणपोष विकसित होगा उसके बाद ही यहाँ पर युग्मनज में विभाजन होगा। किसी के पास दिमाग है तो लगाओ जरा, थोड़ा बहुत देख लो। मैंने क्या कहा, ये जो भ्रूणपोष है ये क्या है, एक पोषक ऊतक है ना, तो ये क्या करेगा, जब ये खुद विकसित हो जाएगा तभी तो ये इसके विकास के लिए युग्मनज आगे विभाजन की क्रिया करेगा, तो उसको भ्रूण में बदलने के लिए वो क्या करेगा, एक पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, भ्रूण को भी जरूरत है पोषण की, तभी तो वो आगे चल करके द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री पादप में परिवर्तित होगा, भ्रूण में परिवर्तित होगा, है ना। तो इसलिए पहले क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष विकसित होगा, फिर भ्रूण का निर्माण होगा। हाँ, ये अर्चना का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी देवराज यादव, वेरी गुड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने दे दिया अब आंसर, पूजा वर्मा बिल्कुल सही। चलिए ठीक, चलिए ये बात क्लियर है। यह एक प्रकार का अनुकूलन होगा ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। दूसरी लाइन भी पढ़ ली थी मैम हमने पीछे से तो ये वही बात कह रहा है दूसरी लाइन में कि क्या कर सके, ताकि वो उसको सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके भ्रूण को अपने विकास की क्रिया के लिए। ठीक है, यद्यपि बीज व्यापक विभिन्नता होते हैं, भ्रूण विकास भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में ही समान होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से भ्रूण की यहाँ पर विकास की क्रिया होगी, जो कि एक बीजपत्री में भी सेम होती है, द्विबीजपत्री में भी सेम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको भ्रूण बन करके दिखाई देगा वो अलग दिखाई देगा, उनकी संरचनाएं अलग होगी। लेकिन जो पहले जो यहाँ पर क्या हुआ, युग्मनज में जो विभाजन की क्रिया हो रही है भ्रूण निर्माण तक की, वो दोनों में ही आपको समान दिखाई देगी। कैसी होती है, वहां पर युग्मनज प्राभ्रूण के रूप में वृद्धि करता है। पहले इसके सापेक्ष क्या होगी, गोलाकार संरचना, हृदयकार संरचना, और फिर परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। तो यहां तक की ये जो संरचना होगी ये क्या होगी, बिल्कुल सेम होती है। चलिए अब हम किसकी संरचना पढ़ रहे हैं कि युग्मनज में अब भ्रूण के विकास की क्रिया कैसे होती है, इसको समझते हैं डायग्राम की सहायता से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो युग्मनज है ना, सभी को पता है युग्मनज है। युग्मनज कैसी संरचना है, एक द्विगुणित संरचना है। क्लियर है, इस द्विगुणित संरचना में क्या होता है, विभाजन की क्रिया होती है। क्या होगा यहाँ पर, विभाजन की क्रिया होगी। ठीक है, कैसा, समसूत्री विभाजन ही होगा। समसूत्री विभाजन से यहाँ पर क्या होती है, दो कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, दो कोशिका निर्माण हो रहा है और उनके ये केंद्रक है। ठीक है, जो ऊपर वाली कोशिका होती है इसे हम क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं। ठीक है, ये अधात्री कोशिका होती है, और नीचे वाली जो कोशिका होती है इसे हम क्या कहते हैं, अग्रस्त कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, अग्रस्त कोशिका कहते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण में सेम होती है। ये जो युग्मनज के आगे विकास की क्रिया चल रही है जिसे हम भ्रूण विकास की क्रिया भी कहते हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखो जो अधात्री कोशिका होती है इसमें क्या होगा, यहाँ पर अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है। अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, एक तरीके का समसूत्री विभाजन ही हम कह सकते हैं। ठीक है, एक विभाजन की क्रिया होगी तो इसकी जो अधात्री कोशिका होंगी, पहले ये 4 कोशिका का निर्माण करेगी, फिर 8 कोशिका का निर्माण करेगी, ऐसे ऐसे करके 16 कोशिका का ये निर्माण करती है। और कैसे करेगी, लंबवत रूप में करती है, यानी कि इस तरीके से
ठीक है, ये पहले 4 कोशिका का निर्माण हुआ, फिर क्या हुआ 8 कोशिका का निर्माण हो गया, ठीक है, फिर आगे चल करके 16 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से वो कैसे कर रही है, ये जो निर्माण हो रहा है वो किसका निर्माण हो रहा है, हमारी अधात्री कोशिकाएं लंबवत रूप में निर्माण करती है कोशिकाओं का। इतनी बात क्लियर है। ये जो कोशिकाएं कहलाती है इन्हें हम क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं। क्या कहेंगे, निलंबक कहते हैं। इन कोशिकाओं को हम निलंबक कोशिकाएं कहते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए, ये तो हमने अधात्री का देखा। अब नीचे जो हमारी अग्रस्त कोशिका होती है उसमें भी क्या होगा, यहाँ पर विभाजन की क्रिया होती है। उसमें भी क्या हो रहा है, विभाजन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले एक कोशिका होगी तो यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, है ना। और इस तरीके से ये कोशिकाएं यहाँ पर क्या कर रही है, एक गोलाकार संरचना का निर्माण करती है। तो पहली संरचना अग्रस्त कोशिका से जो बनी है वो कैसी बनी है, गोलाकार संरचना बनी है। कैसी बनी है, गोलाकार संरचना बनी है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर विभाजन की क्रिया होगी। ऊपर की कोशिकाओं में तो चल रहा है विभाजन, ठीक है, तो ऊपर की कोशिकाएं तो सेम वैसे ही रहेंगी। यहाँ पर बता देती हूं मैं, ठीक है, ये तो सेम ही रहेंगी, ठीक। ये हमारे जो निलंबत कोशिका है वो इसी तरीके से रह रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्या है, गोलाकार संरचना है, अब वो हृदयकार संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो हृदय कैसा होता है तुम्हारा, दिल बनाते रहते हो ना तुम, तो कैसा होता है वो, कुछ इस तरीके से, उल्टा दिल के आकार का शेप, है ना। तो वो इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये उल्टे दिल का यानी कि हृदयकार संरचना में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई है, हृदयाकार संरचना का निर्माण हो रहा है, ये भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो भ्रूण इस तरीके से, पहले गोलाकार संरचना, फिर हृदयकार संरचना। अब आगे चल करके इसके बाद डिसाइड होगा कि ये द्विबीजपत्री भ्रूण बनेगा या फिर ये एकबीजपत्री भ्रूण बनेगा, ठीक है। अगर ये भ्रूण क्या होगा, द्विबीजपत्री भ्रूण में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, 2 बीजपत्र देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 2 बीजपत्र, जैसे कि मटर में आप देखते हो ना, तो आप मटर को इस तरीके से तोड़ सकते हो। यहाँ पर आपको उसके बीच में क्या दिखेंगे, 2 बीजपत्र आपको नजर आएंगे, ठीक है। अब ये अगर क्या होगा, एक बीजपत्री बना, तो यहाँ पर आपको एक बीजपत्र नजर आएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, एक बीजपत्र भ्रूण और द्विबीजपत्र भ्रूण में परिवर्तित होंगे, ठीक है। भ्रूण में किस तरीके से परिवर्तित होंगे, इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है, फटाफट बताओ। क्लियर, समझ गए, इतनी बात सभी को क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, भ्रूण के विकास की क्रिया होती है। युग्मनज, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो गया, अधात्री और अग्रस्त कोशिका में विभाजन हो गया, ठीक है। अधात्री कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात निलंबत कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। अग्रस्त कोशिका में विभाजन के पश्चात एक गोलाकार यहाँ पर कोशिकाओं का समूह बन रहा है। ये गोलाकार कोशिकाएं फिर क्या होंगी, हृदयकार कोशिका में विभाजित होंगी। और आगे चल करके अगर हम द्विबीजपत्री भ्रूण की बात करते हैं तो उसमें आपको द्विबीजपत्र देखने के लिए मिलेंगे, और अगर एक बीजपत्री भ्रूण की बात करेंगे तो उसमें एक बीजपत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम यहाँ पर इसी आधार पर अपने भ्रूण की संरचनाओं को देखेंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना किस तरीके से होती है। तो ये आपको एनसीईआरटी का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारी क्या थी, यहाँ पर ये युग्मनज की कोशिका थी, ये युग्मनज से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। 2 कोशिकाओं में जो ये ऊपर की कोशिकाएं हैं ये क्या है, निलंबत कोशिकाएं हैं, ठीक है। नीचे क्या है, ये गोलाकार कोशिका अग्रस्त कोशिकाएं हैं, ठीक है। अग्रस्त कोशिकाएं ने विभाजन करा तो गोलाकार भ्रूण में परिवर्तित, फिर हृदयकार भ्रूण बन रहा है। और ये फिर हृदयकार भ्रूण ही जो होगा वो आगे चल करके किस में परिवर्तित हो रहा है, आपके बीजपत्र में, यानी कि ये क्या बनाएगा, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री बीज को बनाएगा, ठीक है, सॉरी भ्रूण को बनाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, ये क्या बन गया, पहला गोलाकार भ्रूण, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये क्या बना है, हृदयकार भ्रूण। अब आगे चल करके ये हमारे एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण करेंगे। क्लियर इतनी बात सभी को, ठीक है। चलो आगे चलते, आगे अब हमने अपने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना को देखना है। ये तो आप पढ़ लोगे, लेकिन अभी आपको पहले डायग्राम से समझती हूँ।
समझाती हूँ। पहले हम द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना को देखेंगे। तो द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर ये और ये संरचना इसके क्या है, बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र यानी कि इनका वो खाने वाला जो भाग होता है ना, जैसे आप मटर को देख रहे हो, सेम को देख रहे हो, राजमा को देख रहे हो, चने को देख रहे हो, तो वो जो दो टुकड़ों में दो भाग आपको दिख रहे हैं वो बीजपत्र होते हैं, खाने वाला भाग होता है। ठीक है, उस बीजपत्र में यहाँ पर क्या होगा, परांकुर भाग होता है, जो कि जब आप बीज को बोते हो ना, तो जो परांकुर भाग होगा वो आगे चल करके तने का निर्माण करता है। ठीक है, उसी के बाद उसमें पत्तियां आ जाती है, यानी कि जो पौधे का परहो भाग का निर्माण होता है वो किससे होता है, परांकुर भाग से होता है। क्लियर। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो मूलांकुर भाग होता है ना, वो क्या करता है, यहाँ पर मूल का निर्माण करता है, यानी कि जड़ वाले का निर्माण करता है। उसी के ऊपर आपको उस जड़ को संरक्षित करने के लिए एक मूल गोप प्रेजेंट होता है, रूट कैप की, जिसे हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, बीजपत्राधार होगा। अगर इस एग्जाम हम यहाँ पर अगर द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके बीजपत्र है, ये क्या है, बीजपत्र है। ठीक है, अब देखो इसमें समझो, द्विबीजपत्री की बात करें तो इसमें एक बीजपत्र ये हो गया और दूसरा बीजपत्र ये हो गया, तो ये दोनों की दोनों संरचना किसकी, हमारे बीजपत्र की संरचना है, यानी कि खाने वाले भाग की संरचना है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऊपरा भाग है ये क्या है, ये इसका परांकुर भाग होगा। ठीक है, तो जब भी आपने अभी देखा बीजांड था वो बीज में परिवर्तित होगा, लेकिन बीजांड के अंदर क्या स्थित है, भ्रूण स्थित है। एक बीजपत्री भ्रूण में एक बीजपत्री भ्रूण होगा, ठीक है, और द्विबीजपत्र में द्विबीजपत्री भ्रूण होगा। तो वो जो बीज के अंदर भ्रूण होता है ना, वही क्या करता है, आगे चलकर जब भी आप बीज को बोते हो तो उसका जो परांकुर भाग होगा वो आगे चल करके उसके उसी पादप के परहो भाग का निर्माण करेगा, जिसमें आपके तना, पत्ती, फूल, फल ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और नीचे जो स्थित होता है, ये जो नीचे का भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर भाग कहते हैं। क्या कहेंगे, मूलांकुर भाग कहते हैं, जो कि क्या करता है, आगे चल करके मूल का निर्माण करता है, यानी कि जो भ्रूण होगा वही आगे चल करके एक नई संतति का निर्माण करने में अपनी सहायता निभाता है। इतनी बात क्लियर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इस परांकुर से पहले भी एक और संरचना होती है, जिसे आप क्या कहते हो, बीजपत्रोपारिता कहते हो, बीजपत्रोपारिता कहते हो। तो आपके पास अभी बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये क्या कहलाता है, बीजपत्रोपारिता, जो कि क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए बीजपत्रोपारिता कहाँ स्थित होगा, तो ये क्या होगा, बीजपत्र। ठीक है, बीजपत्र और किसके, परांकुर के मध्य में स्थित संरचना को बीजपत्रोपारिता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बीजपत्र और मूलांकुर के मध्य भाग, यहाँ पर भी एक संरचना स्थित होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, बीजपत्राधार कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीजपत्रोपारिता और बीजपत्राधार में क्या अंतर होता है। बीजपत्रोपारिता कैसी संरचना है, जो परांकुर और बीजपत्र के मध्य में स्थित होती है। ठीक है, और जो क्या होगा, बीजपत्राधार होगा, वो हमारे किस में स्थित है, मूल के, यानी कि मूलांकुर भाग में स्थित होती है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, सभी को क्लियर। चलिए, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे बीजपत्र हो गए, तो ये क्या बन गए, हमारे द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। एग्जाम में आपका चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसा बनाओ, नंबर तो मिलेंगे। ये वाला भी काफी अच्छा है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये बीजपत्राधार वाला भाग आ गया, जो कि क्या है, मूलांकुर की साइड है। ठीक है, और परांकुर की साइड जो होगा वो बीजपत्रोपारिता वाला भाग है। क्लियर हो गया इतनी बात, इजी वे में इसको आप यहां से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है। ठीक, अब आगे चल करके हम अगर एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना को देखते हैं, तो एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा, केवल और केवल एक बीजपत्र इस तरीके से दिखाई देगा। ये क्या होगा, बीजपत्र होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं घास कुल की,
घास कुल में इस एक बीज पत्र को हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है स्कूटेलम क्या है। तो घास कुल में जो बीज पत्र होता है उसे हम स्कूटेलम होता है, जो बीज पत्र खाने वाला होगा ना उसको स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये क्या हो गया इसकी संरचना में। अब यहाँ पर क्या है, इस भ्रूण में कौन सा भाग होगा, यहाँ क्या होता है, ये होता है इसका परांकुर भाग। ठीक है, जो कि परहों का निर्माण करता है। एक बीज पत्री के नीचे क्या होगा, मूलांकुर भाग होता है। ठीक है, मूलांकुर भाग होगा जो इसके मूल का निर्माण करेगा। भ्रूण जब आप बीज को बोते हो तो उसमें बीज का निर्माण करेगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या होता है, इस मूलांकुर की सुरक्षा करने के लिए मूल गोप स्थित होता है। ठीक है, रूट कॉइप उपस्थित होती है। इसकी भी रक्षा करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, मूलांकुर चोल उपस्थित होता है। क्या होता है, मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल क्या होता है, एक तरीके की कवरिंग होती है। जैसे हम बाह्य चोल कहते हैं ना, संरक्षित करने के लिए हमारा जो भ्रूण होगा वो इस चोल के कारण संरक्षित रहता है। परांकुर है तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, परांकुर चोल उपस्थित होता है, जो कि क्या करेगा, हमारे परांकुर भाग की सुरक्षा करेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये जो आपकी संरचना होती है ये किसकी होगी, एक बीजपत्री भ्रूण की होती है। सभी को क्लियर है। आपके पास पूछा जाता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या अंतर होता है। अब आप आसानी से बता सकते हो, एक बीजपत्री भ्रूण में दो पत्र क्या होते हैं, बीज पत्र होंगे। ठीक है, इसमें परांकुर चोल, बीज पत्रोपारिता, बीज पत्राधार, ये सारी संरचनाएं उपस्थित होती है और उसका डायग्राम बना सकते हो। एक बीज पत्री में आपको केवल और केवल एक बीज दिखेगा। अच्छा, इनके एग्जाम्पल तो आप खुद भी दे सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। चलो फिर भी लिख देती हूँ एग्जाम्पल में, ये पढ़ लेना थोड़ा। चलो पढ़ा ही लेते हैं। एग्जाम्पल देख लो। द्विबीजपत्री भ्रूण में आपका चना के अंदर आप देखते हो तो उसमें आपको छिद्र जैसी जो संरचनाएं दिखेंगी पूरी, वो चना होगा। ठीक है, और क्या होगा, सेम आप देखते हो। ठीक है, ये सब क्या होगा, चना। मटर आप देखोगे, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, द्विबीजपत्री में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम किसको देखते हैं, एक बीजपत्री में आपका क्या आ जाएगा, मक्का, है ना, गेहूं, धान यानी चावल, ये सब किस में आ जाएगा, आपका द्विबीजपत्री में आएगा। क्लियर। तो ये आपने याद रखना है। तो बस यही क्या है, संरचना है। अब आप सभी को पता है हमने क्या देखा, हमने देखा थोड़ा सा एक और बार, हाँ ये आपका अंडाशय भाग था। क्या होगा, ये था अंडाशय भाग। क्लियर हो गई आपको बात। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये आपका बीजांड की संरचना है। ये भी क्लियर है आपको, बीजांड की संरचना है। अभी तक आपने निषेचन पश्चावस्था में क्या क्या पढ़ लिया है, आपने देखा कि यहाँ पर बीजांड काय के अंदर जो क्या था, भ्रूणपोष था, इसकी संरचना को आपने पढ़ लिया है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपने देखा कि ये क्या देखा आपने, भ्रूण था, उसका भी आपने क्या देख लिया, संरचना देख ली है। ये एक बीजपत्री द्विबीजपत्री भ्रूण हो सकता है। क्लियर है। ठीक है, अब देखो निषेचन पश्चावस्था में ये भी निर्माण हो गया, ये भी निर्माण हो गया। अब क्या होगा आगे चल करके, ये जो बीजांड होगा, इस बीजांड से किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। और बीज का निर्माण में आप देखोगे इस भ्रूणपोष की स्थिति के आधार पर भी ये बीज जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक बीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज। यानी कि बीज के अंदर भ्रूणपोष उपस्थित है, अनुपस्थित है, उस आधार पर हमारे बीज भी दो प्रकार के होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे अंडाशय का निर्माण। ये अंडाशय आगे चल करके फल का निर्माण करता है। यानी कि अब आपको पूरी एक संरचना, अगर आप एक संतति देखोगे, पूरे लैंगिक जनन में हमारी जो संतति का निर्माण हुआ है वो एक फल का निर्माण हुआ है। तो फल कैसे बना है, ये फल बना, बाहर फल देखते हो, उसके अंदर क्या देखते हो, बीज को देखते हो, बीज के अंदर क्या देखते हो, भ्रूण को देखते हो। अगर केवल भ्रूण उपस्थित है तो वो द्विबीजपत्री भ्रूण है। भ्रूण के साथ साथ अगर भ्रूणपोष भी उपस्थित है तो वो क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मैं आपको कल, अब जो आने वाली क्लास होगी उसमें बताऊंगी कि बीज और बीज के प्रकार क्या होते हैं, किस आधार पर हमने उसको डिवाइड करना है, वो सारी प्रोसेस पढ़ लेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हमारी संतति और आपके आसपास जो भी आप फल देखते हो उसमें आपको ऐसे ही संरचना दिखती है, पहले फल, फिर बीज, बीज के अंदर भ्रूण होगा।
ठीक है, एक बीजपत्री होगा तो भ्रूण पोष भी प्रेजेंट होगा, द्विबीजपत्री होगा तो भ्रूण पोष अब्सेंट होगा। ये आपको संरचना पढ़नी है। क्लियर?